ठीक है। तो हम लोग ने देखा कि मेरा जो वेट के हिसाब से मेरा फीचर की इम्पोर्टेंस पता चलती है। अगर वेट ज़्यादा है तो इसमें हम लोग को देखा कि अगर एफ एफ थ्री का वेट ज़्यादा है तो मुझे, है ना, तो एफ थ्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर मेरा होगा। तो अभी मेरा, हाँ ठीक है ना। तो हम अब क्या करते हैं, एल वन रेगुलराइजेशन। ये क्या करता है मेरा, वो हमने देखा एल टू रेगुलराइजेशन वो क्या करता है, वो बीट्स लार्ज हो जाते हैं तो उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो दोनों सेक्शन वन सेक्शन टू मेंटेन करते हैं एक दूसरे को, और वो ओवरफिटिंग से रोकते हैं। तो हम, जब हम ये रेगुलराइजेशन वन करते हैं ना, तो ये मेरा क्या करता है, ये मेरा नॉन इम्पोर्टेंट फीचर्स को, वो जीरो सेट कर देता है। तो ये जीरो सेट कर देता है। कोई भी मेरा अगर नॉन इम्पोर्टेंट फीचर है ना तो जीरो सेट कर देगा, है ना। तो जैसे अगर W10 अगर किसी ने सेट किया तो मतलब मेरा वो फीचर इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सबसे कम इम्पोर्टेंट है, लीस्ट इम्पोर्टेंट फीचर, है ना। तो मेरे पास जो W होता है ना, तो मेरे पास W बहुत सारे होंगे, W1 W2 W3 W1। तो मेरे पास जो W नॉन बहुत कम इम्पोर्टेंट होंगे या बहुत कम इम्पोर्टेंट होंगे, तो मेरा क्या कर देगा, ये L1 रेगुलराइजेशन मेरे वेट्स को जीरो कर देगा, उन वेट्स को कर देगा, जीरो सेट कर देगा। इसी की वजह से मुझे स्पार्सिटी मिलती है, स्पार्सिटी कंसेप्ट आया है ना, इसी को कहते हैं हम लोग स्पार्सिटी। तो अभी हम लोग ने अगर देखें तो स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, मेरी स्पार्स मैट्रिक्स वो होती है जिसमें मेरे ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट जीरो हों, है ना। तो ये मेरी होती है स्पार्स मैट्रिक्स होगी मेरी, क्योंकि मेरे यहाँ पे सारे, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। तो ये मेरी क्या स्पार्स मैट्रिक्स होगी। तो ऐसे ही मान लो मेरे पास, लेट्स थिंक वी हैव 500 फीचर्स। ओके, मान लो मेरे पास 500 फीचर्स हैं, है ना। और तो मान लो कि मेरे पास 200 से 400 की वैल्यूज है ना, 200 से 300, 200 से 300 फीचर्स की वैल्यू, वैल्यू 200 से 300 की वेट्स की वैल्यू जीरो आई। अगर बाकी है ना इन 200 से 300 की वेट्स की वैल्यू जीरो आई, और बाकी मेरे पास फीचर्स की वैल्यू है, तो हम लोग जब L1 लगाएंगे ना इस पे, या तो इनको ऐसे समझे, रुको, है ना। तो हमने अगर L1 रेगुलराइजेशन लगाया तो मेरा ये 200 से 300 वेट्स की वैल्यू जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको ये क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इसी से हमको क्या मिलेगा, स्पार्सिटी। और स्पार्सिटी किससे आई मुझे,
L1 रेगुलराइजेशन से। तो ये मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो L1 रेगुलराइजेशन क्या कर रहा है, नॉन इम्पोर्टेंट फीचर्स को, नॉन इम्पोर्टेंट फीचर्स की वैल्यू को जीरो सेट कर दे रहा है, मतलब वेट्स को जिन जो इम्पोर्टेंट फीचर नहीं है उन वेट्स को जीरो सेट कर दे रहा है ना। इसी वजह से इसे हम बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। यही यही रीजन है वाई L1 रेगुलराइजेशन is used for फास्ट प्रेडिक्शन। इतना फास्ट क्यों है ये, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे सारे नॉन इम्पोर्टेंट फीचर्स की वैल्यू को जीरो सेट कर दे रहा है, और जितनी भी ऑपरेशंस होने हैं वेट्स में वो बहुत कम होने, फिर ये आधे से ज्यादा वेट्स वो जीरो कर देगा अगर मेरे फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मेथड मेरा फीचर सिलेक्शन में भी यूज होता है, ठीक है। अगर मुझे कोई देखना है फीचर को डायमेंशंस डिडक्ट करनी है तो मैं ये भी कर सकता हूँ यूज, लेकिन मैं सेलेक्ट किए बस मैं कुछ और स्केलर्न लाइब्रेरीज से बताऊंगा किस तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं, 1 मिनट। एक मिनट रुको जरा। तो हम लोग ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सबसे पहले क्या पढ़ा था, हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन में प्रेडिक्शन कैसे निकालते थे, कुछ आइडिया है। उसमें सर ये क्या करते थे वो, सर वो ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग। अच्छा। नहीं, प्रेडिक्शन कैसे निकालते थे हम लोग, हम लोग क्या करते थे, हम लोग मेरे पास वेट्स होते थे, हम लोग वेट्स को मल्टीप्लाई किससे करते थे, फीचर से करते थे सारे, है ना। फिर सारे वेट्स को फीचर से मल्टीप्लाई करके क्या करते थे, समेशन लेते थे। अगर मेरी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती थी तो मेरी क्या कौन सी क्लास होती थी, वो मेरी होती थी पॉजिटिव क्लास, यस सर। है ना। मतलब कि मेरी डिस्टेंस देखो, अगर मेरी डिस्टेंस 0 से बड़ी है तो हम लोग देखते थे मेरी अगर डिस्टेंस 0 से बड़ी है तो वो मेरा करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट होता था, करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट। मेरी अगर डिस्टेंस 0 से कम है ना, 0 से अगर कम है तो वो मेरा होता था मिस क्लासिफाइड पॉइंट। ये हम लोग ने देखा था। तो यही पूरा हम लोग ने जो बातें की थी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, इसी के थ्रू, 1 मिनट क्या हो गया ये पेन को, हाँ। तो यही पूरी हम लोग ने बातें की थी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, है ना, यस सर। है ना। तो ऐसे ही अगर मैं कोई नया पॉइंट अगर लाता हूँ, कोई नया क्वेरी पॉइंट लाता हूँ अगर मैं, और उस पे मैं अपने लॉस फंक्शन में L1 रेगुलराइजेशन लगाता हूँ,
है ना। तो अगर L1 रेगुलराइजेशन निकालते तो L1 रेगुलराइजेशन से मुझे ये पता है कि मुझे स्पार्सिटी मिलेगी, और मेरे लिए जो नॉन इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो मेरे क्या हो जाएंगे, जीरो सेट हो जाएंगे, ये तो मुझे पता है ना। तो मान लो मेरे पास 100 फीचर्स हैं, है ना, तो मेरे पास 100 फीचर्स हैं, तो मेरे 15 से 20 वैल्यू वेक्टर्स की कोई वैल्यू अगर मुझे मिल जाती है, बाकी की अगर जीरो है, बाकी की अगर मेरी वैल्यू जीरो है 100 फीचर्स में, तो कोई टेंशन नहीं ना, मेरा जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो ऑपरेशन फास्ट होगा ना। जो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, फीचर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। तो मेरी ऑलमोस्ट जब जीरो वैल्यूज हो चुकी हैं और मेरे पास 15-20 वैल्यूज मेरे पास खाली हैं, तो मेरा क्या प्रेडिक्शन फास्ट होगा। इसी वजह से मैंने बोला कि मेरा प्रेडिक्शन क्यों फास्ट होगा ऊपर, वाई माई प्रेडिक्शन विल बी फास्ट, इसलिए मेरा फास्ट होगा। और L2 रेगुलराइजेशन में ऐसा तो कुछ है नहीं कि वैल्यू जीरो हो जाए, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे मेरा पास क्या है, काम मल्टीप्लीकेशन का है पूरा का पूरा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इस वजह से मेरा यहाँ पे जो L1 रेगुलराइजेशन है ना, ये मेरा फास्ट प्रेडिक्शन करता है। तो हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं, जहाँ पे हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे टाइम की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम यूज कर लेते हैं L1। जहाँ टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वहाँ यूज कर सकते हैं L2। ठीक है। अब एक आता है इलास्टिक नेट, ये दोनों का कंबाइंड है। ये क्या होता है, इसका लॉस फंक्शन अगर लिखूं, लॉस प्लस ये दोनों का मिक्सचर होगा, लैम्डा 2, लैम्डा 2 ना कहता हूँ, इसको बोल देता हूँ लैम्डा 1 बोल देता हूँ, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ठीक है। तो ये एक मेरा लैम्डा 1 क्या है, ये है L2 नॉर्म, ये है L1 नॉर्म। तो दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरा क्या होता है फॉर्म, इलास्टिक नेट। तो हम लोग दोनों भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों लैम्डा ढूंढने पड़ेंगे यहाँ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों लैम्डा ढूंढने पड़ेंगे, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। अब हमें दोनों लैम्डा ढूंढने पड़ेंगे, जैसे हम लोगों ने एक बात की थी ना KNN में। के में तो चलो हम लोगों ने क्रॉस वैलिडेशन यूज करके किया था, ट्रेन किया था, वैलिडेशन किया था, और टेस्ट में किया था। मतलब ट्रेन में हम पूरा डेटा ट्रेन करते थे, वैलिडेशन में हम एक्यूरेसी निकालते थे के की किस मॉडल पे मेरी के की वैल्यू बड़ी अच्छी है, और वो के की वैल्यू हम चूज कर लेते थे। फिर हम लास्ट में अपना मॉडल की परफॉर्मेंस टेस्ट, अपने जो डेटा हम लोगों ने बचा लिया था अनसीन डेटा, इस पे करते थे। तो ये सब काम करते थे हम लोग। तो यही इसी तरीके से करते थे, ये मेरा होता था कुछ इस तरीके से होता था। ये मेरा वैलिडेशन एक्यूरेसी होती थी। यहाँ पे कहीं के की वैल्यू मेरे पास डिफरेंट के की वैल्यूज होती थी, तो यहाँ पे मुझे के की वैल्यू कोई मिलती थी, वो मेरी होती थी के की वैल्यू ठीक होती थी, मतलब ये ऑप्टिमल वैल्यू के की होती थी। और इसको हम क्या बोलते थे, हाइपर पैरामीटर। के एन एन के केस में इस तरीके से हम लोग करते थे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे लैम्डा 1 है, ये मेरे पास हाइपर पैरामीटर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज देखो, जो मेरे पास के था ना, के मेरे पास क्या था, 1 2 3 4 5, ये चीज हम ले रहे थे, तो ये मेरे सारे इंटीजर्स थे, इंटीजर वैल्यूज थी। लेकिन मेरे पास जो लैम्डा है ना, वो मेरे पास कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है।
कोई भी पॉइंट हो सकता है रियल वैल्यू, लाइक 1.1, 1.01, 1.0001, 1.00002, कोई भी ये रियल वैल्यू हो सकती है। तो अब हम कैसे चूज करें इसकी वैल्यू, ये मेरे लिए प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस वैलिडेशन करूंगा, लेकिन क्रॉस वैलिडेशन में एक चीज आती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि मेरे को वैल्यूज मिल जाए। मेरे पास sklearn में आता है एक लाइब्रेरी आती है, उसको बोलते हैं ग्रिड सर्च सीवी। अब कैसे मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, तो ये जो सीवी है ना, ये क्रॉस वैलिडेशन ही है। और यहाँ पे सर्च मतलब मुझे वैल्यू ढूंढनी है। ग्रिड का मतलब मैं बताता हूँ, और ग्रिड का मतलब आगे देखते हैं क्या है। तो ग्रिड सर्च सीवी से हम कर सकते हैं काम। ऑलमोस्ट हम लोगों ने, अगर मैं बात करूँ, अपने रिसर्च पेपर होते हैं हमारे पास, जो लोगों ने पहले रिसर्च के टाइम पे एनालिसिस की होती है, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यूज होती है ना, हम लोग ये लेते हैं, इसके बीच में लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं एक एरे में। एक लैम्डा की वैल्यूज 10⁻³ इसके बीच में होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.001, 2 को लिख लो 0.01, 0.11, इसको लिख लो, हाँ सॉरी ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, इसको लिख लो 100 और 1000। हाँ अब तो ये वैल्यूज ही हैं, ठीक है। तो ये होता है 1/100 करके होता है, अगर नेगेटिव इस तरीके से लिखते हैं। तो लैम्डा की वैल्यूज ये है। तो इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट हम लोग ये वैल्यू लेते हैं, कंपनीज में जब काम करते हैं ना कोई प्रोजेक्ट्स पे, तो ये वैल्यूज हम लोग कंसिडर करते हैं, है ना। तो हम लोग इसको लिस्ट में बना लेते हैं, एक लिस्ट में बना लेते हैं। और ट्रेनिंग टाइम पे देखो, ये मेरे पास कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास 6 मॉडल्स बनेंगे। जिस लैम्डा की वैल्यू पे मेरी एक्यूरेसी हाई होगी, उस लैम्डा की वैल्यू को हम चूज कर लेंगे। ऐसे करते हैं चूज, हर चीज का तरीका है चूज करने का भी। अब तो मेरे पास इलास्टिक नेट की बात करूं, अगर मैं इलास्टिक नेट की बात करूं, मेरे पास लैम्डा 2 है, एक लैम्डा 1 है। अगर मैं लिखूं, एक मेरे पास लैम्डा ये है, एक मेरे पास लैम्डा 2 है, यही सेम है इसी को। अरे यार, कॉपी नहीं हो रहा। एक मिनट, थोड़ा लिख लेता हूँ। मेरे पास मान लो 2 लैम्डा की वैल्यूज है, तो कैसे काम होता है, तो मेरे पास 2 लिस्ट है, है ना। तो मेरा क्या होता है, मेरा पहला ये वाला उठाएगा, इसके साथ मॉडल बनाएगा, ये उठाएगा इसके साथ मॉडल बनाएगा, ये उठाएगा इसके साथ मॉडल बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा। फिर ऐसा होता है, फिर सेकंड वाला उठाता है लैम्डा, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, इसके साथ बनाएगा, ऐसे ऐसे करके बनाता है मेरे पास वैल्यूज। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे ऐसे करके बनाता है। मेरे पास वैल्यूज कैसे हैं, ये मान लो मेरे पास लैम्डा 1 है, ये मेरे पास लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 1 है। तो मेरे पास अगर वैल्यूज लिखूं,
10 to the power -3, 10 to the power -2, 1, 10, ये 1 है ना बीच में, हाँ 10 to the power 2, अभी इतना ही लिखता हूँ, 10 to the power -3, ये लिख रहा 10 की स्क्वायर, है ना। तो एक मॉडल यहाँ बनाएगा, एक मॉडल इसके साथ, एक मॉडल इसके साथ, इसके साथ, फिर ये इसके साथ भी बनाता है, इसके साथ भी बनाता है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ऐसे करके इसके साथ बनाता है। तो इसी तरीके से बनाता है। तो मेरा देखो यहाँ पे ग्रिड बन जाएगा एक, ये इस तरीके से देखो ग्रिड बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ग्रिड। और सर्च, हमको कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, यही मेरा है ग्रिड सर्च सी, इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये ग्रिड फॉर्म करता है यहाँ। और सर्च मतलब ढूंढना, और क्रॉस वैलिडेशन हम लोग कर रहे हैं, तो ग्रिड सर्च सी भी इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं, है ना। तो मतलब परम्यूटेशन लगा के मेरा काम हो जाता है। परम्यूटेशन लगाते हैं, तो मैथ्स का एक टर्म है, परम्यूटेशन लगा के हम लोग सारी वैल्यूज देखते हैं, जहाँ लैम्डा की सही वैल्यू मिलती है मुझे। तो यहाँ पे अगर मेरे पास देखो छः छः वैल्यूज है ना, 6 λ1 की, 6 λ2 की, 6 36, तो 36 मॉडल्स मुझे मिलेंगे। जिस मॉडल की हाईएस्ट एक्यूरेसी होगी, उस मॉडल पे मैं λ1 की वैल्यू और λ2 की वैल्यू निकाल लूंगा। इस तरीके से होता है मेरे को काम ग्रिड सर्च सीवी में। इस तरीके से हम λ1 एंड λ2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या आती है, मेरे पास ग्रिड सर्च सीवी में प्रॉब्लम आती है। मेरे को ना इसकी वैल्यू जो मैं लिस्ट बना रहा था ना, मुझे ये वैल्यूज फिक्स रखनी पड़ती हैं। ये मुझे वैल्यूज पूरी एक लिस्ट में देनी पड़ती है, फिक्स वैल्यू देनी पड़ती है। कि मैं एक वैल्यूज लिस्ट में दूंगा, फिक्स वैल्यूज नहीं होती है। तो यहाँ पे मेरी ना जो एरे की लेंथ है ना, ये बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होगी और इंक्रीज करती रहेगी। जितनी मैं वैल्यूज इंक्रीज करूंगा, 1000 पे जाता हूँ, 10,000 पे जाता हूँ, तो मेरी वैल्यूज इंक्रीज कर रही देखो, और मेरी एरे भी इंक्रीज कर रही है, एरे भी इंक्रीज कर रही है। तो अगर मैं एरे बढ़ा दूंगा, मेरी एरे बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मेरा ट्रेनिंग टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा ना, ट्रेनिंग टाइम लगेगा ज्यादा। फिर मेरा जब ट्रेनिंग भाई, इतने में ही 6 लैम्डा की वैल्यूज में ही, 6 लैम्डा की वैल्यूज में ही मेरे को 36 मॉडल मिलने हैं। अगर अगर मिल रहे हैं तो 50-50 लूँ अगर लैम्डा, तो समझ लो कितने मॉडल्स बनेंगे, और कितनी, 2500 मॉडल। और उसके बाद इसमें मल्टीप्लीकेशन होंगे, उसके बाद जितने भी ऑपरेशन होंगे, तो बहुत टाइम लेगा ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसी को फिक्स करने के लिए, कि टाइम ज़्यादा ना ले और मेरा टाइम से काम हो जाए, ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम ना हो, मेरे पास आता है रैंडम सर्च। रैंडम सर्च मेरे पास आता है। रैंडम सर्च में कुछ नहीं करना होता, मुझे सिंपल दो वैल्यू देनी है, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना और कहाँ तक करना, कहाँ तक मुझे वैल्यू करनी है। मतलब इसको मिनिमम वैल्यू दो और एक मैक्सिमम वैल्यू दो, ये रैंडम है ना। और मतलब रैंडमली उठाएगा वैल्यू और चेक करेगा, और ये बनाएगा मॉडल, और ये लैम्डा की वैल्यू उठा के दे देगा, जो भी सही होगी वैल्यू। तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, इन बातों का पीछे मतलब बहुत बड़ा रीजन भी है। तो ये मैथमेटिकली प्रूव हो चुका है, ये मैथमेटिकली प्रूव हो चुका है कि ये रैंडम सर्च बहुत अच्छा काम करता है। रैंडम सर्च वर्क्स
as good as ग्रिड सर्च सीवी, और कभी कभी बेटर भी काम करता है ये। मेरा यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा ही नहीं, अपने आप ही वो रैंडम वैल्यू उठा के अपना मेरा को करके दे देगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। इसी को बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू। इसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग। के की वैल्यू निकाली थी, अब हम लोग यहाँ लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, ग्रिड सर्च सीवी के थ्रू निकाल रहे हैं, या फिर रैंडम सर्च। जहाँ पे कम वैल्यूज निकालनी हो लैम्डा की, या मतलब कुछ कंप्यूटेशनल टाइम, कंप्यूटेशन इतना नहीं लगना है, तो हम लोग ग्रिड सर्च यूज कर सकते हैं, रैंडम सर्च यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें लग रहा है कि टाइम ज्यादा लगेगा, बहुत डेटा सेट बहुत बड़ा है ना। तो ये जो हम लोग ने बात की है ना, ग्रिड सर्च सीवी और ये रैंडम सर्च, ये मुझे हर एल्गोरिथम में काम आएगा, मशीन लर्निंग की हर एल्गोरिथम में। कोई भी एल्गोरिथम में आपको कोई भी हाइपर पैरामीटर निकालना है, तो आप ये यूज कर सकते हो। अपना हाइपर पैरामीटर की वैल्यूज निकालो, चूज करो, और वही लैम्डा में लैम्डा की होगी, या हम लोग ने देखा था ईटा की लर्निंग रेट देखा था, एक हम लोग देखेंगे अल्फा की वैल्यू भी होती है ना। डिसीजन ट्री में देखेंगे मैक्सिमम डेप्थ होता है, बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। तो सिंपल आप ये लगाओ ग्रिड सर्च सीवी और हाइपर पैरामीटर की वैल्यू निकालो, फिर वो मॉडल में वही वैल्यूज रख के अपनी एक्यूरेसी निकाल लो। तो ये हम लोग कोड में भी देखेंगे कल, कल नहीं परसों देखेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे, परसों देखेंगे पूरा कोड देखेंगे किस तरीके से ग्रिड सर्च सीवी यूज करके हम लोग काम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा L1 और L2 रिच, मतलब रिच रिग्रेशन, लैसो रिग्रेशन और इलास्टिक नेट किस तरीके से काम करता है। ये L1 है, जो L2 है ना, ये हमारे काम कहाँ आएंगे, हम लोग आगे भी काम आएंगे न्यूरल नेटवर्क्स में। लेकिन हम लोग न्यूरल नेटवर्क्स में L1 और L2 की जगह हम लोग यूज करेंगे ड्रॉप आउट। ठीक है, ड्रॉप आउट वहाँ यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से पूरा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, किस तरीके से डेवलप हुआ था, किस तरीके से काम होता है, एक्यूरेसी अच्छी करने के लिए ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को सही करने के लिए रेगुलराइजेशन किस तरीके से काम करता है। रेगुलराइजेशन हर में काम करेगा, जरूरी नहीं इसमें। ठीक है, तो ये चीज पूरी, ये जो बैक एंड प्रोसेस चलता है ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, ये पूरा हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब इस पे कल हम लोग पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिसेस पढ़ेंगे। अरे यार ये नहीं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए हमारे पास होती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, AOC, ROC एंड AUC, ये सब कर्व होते हैं। तो ये अब हम लोग कल देखेंगे, उसके बाद परसों कोड देखेंगे। ठीक है। ओके सर।